और कुछ? माँ, चाय देना, मैं बाहर हूं। माँ! मेरा अच्छा बच्चा सोनू अब मम्मा के हाथ से खाना खाएगा। मुंह खोलो। सोनू मुंह खोलो। गुड बॉय। करी जा रहा हूं मैं। फिर कब आओगे? पता नहीं, देखता हूं। सोनू का जन्मदिन है अगले हफ्ते, याद है ना? अब सोनू का जन्मदिन मुझे याद रखना पड़े? इसे कुछ पता चलता है? इसे कुछ समझ में आता है जन्मदिन के बारे में? सब समझ में आता है इसे। पिता हो तुम उसके, तुमसे कुछ तो उम्मीद रख सकता है ना? अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। घर में और कौन था? सब पूछताछ कर रहे हैं हम, पता चल जाएगा। मुझे जाने दीजिए। माँ मेरी, माँ। मुझे एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज। दक्ष, ये क्या हो गया? माँ ने ऐसा क्यों किया? दक्ष, माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या ये वाकई खुदकुशी थी या फिर खुदकुशी की आड़ में छिपी हुई एक हत्या? जिस दिन लता की मौत हुई उस दिन वो बहुत व्याकुल, बहुत परेशान सी नजर आ रही थी। क्या इस बात का उसकी मौत से कोई ताल्लुक था? अपने पति की मृत्यु के बाद लता ने अकेले ही अपनी बेटी चारू और बेटे दक्ष की परवरिश की। 16 साल की उम्र में ही चारू ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली और अपने से 4 साल छोटे भाई दक्ष को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। बेशक इस छोटे से परिवार ने कई मुश्किलों का सामना किया और फिर ये अचानक इस तरह से लता की मौत क्यों? वास्तव में लता की मौत सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी आंधी की जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। नो, नॉट ए सुसाइड। ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती क्योंकि बॉडी पर स्ट्रगल के निशान हैं और विक्टिम मरना नहीं चाहती थी, आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की है। ये देखिए, सर के पीछे घाव भी है। पहले सर पर मारकर बेहोश किया गया है। आत्महत्या करने वाला लेफ्ट टू राइट में काटता है और यहाँ राइट टू लेफ्ट में काटा गया। इसका मतलब विक्टिम ने खुद नहीं, किसी और ने इनकी कलाई काटी। नहीं सर, मेरी माँ कभी अपने आप को नहीं मार सकती सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर, मेन डोर के लॉक के साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों में से किसी ने कुछ नहीं देखा। सीसीटीवी? कोई सीसीटीवी नहीं है सर। आप लोगों को किसी पर शक है या फिर किसी की दुश्मनी थी आपकी माँ से? दीदी तुम्हें बोलो। नहीं, यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए, हो सकता है अभी कोई बात जरूरी ना लगे, लेकिन आगे चलकर वही इंफॉर्मेशन काफी काम की हो सकती है। कोई भरोसा नहीं है तो बताइए। मेरा पति मतलब पति था, अब तलाक हो चुका है। रमेश, उसने धमकी दी थी। सर छोड़ दीजिए मुझे सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर तुम दोनों सर धोखेबाज हैं, ये लोग झूठे हैं सरासर। ये झूठे तो तुम हो जो अपनी बीवी पर जबरदस्ती करते हो। साहब, ये आए दिन मेरी बेटी को मारता पीटता है। और धमकी किसको दे रहा है बे? क्या हालत कर दी मेरी दीदी की, जेल में सड़ेगा समझा भी। हिम्मत है तो आना, तुझे बताता हूं मैं। हाँ बोलो। चलो देख लूंगा तुम लोगों को वापस आके, मैं कह रहा हूं तुम देख लूंगा तुम लोगों को मैं। साहब कुछ ना ये लोग के घर में चलता ही रहता है। और उनकी बेटी है ना, क्या नाम है, धारा नहीं, हाँ चारू साहब, वो जब भी ये घर में आती थी ना, इनके घर में झगड़ा होता ही था साहब। चारू ने तो पूरे घर का खर्चा उठाया है सर, अपने भाई को बड़ा किया। उसका भाई है ना सर दक्ष,
थोड़ा निकम्मे टाइप का है। वो अपने बहन के पैसे उड़ाता है और अपने मायके का खर्चा वो भी सब खुद ही उठाती है। साहब, एक हफ्ता पहले ही तो रमेश जेल से छूट के आया है और 2-3 दिन हो गए तो घर से बाहर ही है। घर में आता है तो मोहल्ले वाले ताने मारने लगते हैं। जीना हराम कर दिया साहब उसका। शादी करके फंस गया बेचारा। चारू, उसकी माँ और उसका भाई, तीनों ने मिलकर उसकी जिंदगी हराम कर दी है साहब। धोखा दिया है उसे। बीवी पे हाथ उठाने के जुर्म में उसे अंदर बंद करवा दिया। गलत क्या किया? घरेलू हिंसा जुर्म है, पता है आपको? कहाँ साहब वो किसी पे हाथ उठाता था। झूठ है सर। रमेश का बाप भी रमेश की तरह मेरी बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है सर। उन्होंने किसी का कुछ गलत नहीं किया सर। रमेश को गुस्सा आता, वो चारू दीदी पर हाथ उठाता सर। इसी बात को छुपाने के लिए दोनों बाप बेटे मिलकर झूठ बोल रहे थे सर। तुम्हारे घर में झगड़े क्यों होते थे, खासकर जब चारू मिलने आती थी? सर मेरी वजह से। क्यों? सर मेरे पास जॉब नहीं थी, इसलिए जब भी चारू दीदी घर पे आती थी मेरी माँ मुझे ताने देती थी कि मैं दीदी के ऊपर बोझ बना हुआ हूँ, लेकिन दीदी हमेशा मेरी साइड लेती थी सर। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होते थे। तो वो झगड़े भी सुनने को नहीं मिलेंगे सर। सर शक तो सीधा रमेश पर ही जाता है, क्योंकि वारदात वाला दिन से वो गायब। उसके सारे फोटोज हमने चारों तरफ सर्कुलेट कर दिए, लेकिन अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए। अभी एक हफ्ता पहले ही जेल से छूटा है, इसीलिए उसके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं है जिसके जरिए हम लोकेशन ट्रेस कर पाए। सर कोई बाहर का ही आदमी है जो मेन दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर आया है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। तो मुझे तो चारू के प्रति इस अशोक पर भी शक है। चारू पर उसके मायके की पूरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए अशोक को गुस्सा आता होगा कि चारू का पूरा ध्यान मायके पे था। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो बात करता, झगड़ा करता। सीधे चारू की माँ का खून, और वो भी इतनी प्लानिंग के साथ। अगर कोई और एंगल निकलता भी है तो उस पर शक कर सकते हैं, पर खुद का एक काम करो, इस पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा निकालो और इस रमेश को ट्रेस करते हैं। ओके सर। लता वर्मा के मर्डर केस का सबसे बड़ा संदिग्ध रमेश खुद शिकार बन चुका था। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि दो हत्याओं का मामला था। सवाल यह था कि क्या रमेश के कत्ल का लता की मौत से कोई ताल्लुक था? पुलिस अब इन दोनों मामलों को जोड़कर जांच करने लगी। सर मुझे तो पता भी नहीं था कि वो जेल से छूट गया था। मैंने तो उस आदमी के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच कहाँ थे तुम? सर सोनू की क्लास थी वहीं। कल सैटरडे था। कैसी क्लास? वो नॉर्मल क्लास नहीं सर, स्पेशल क्लास। सोनू ऑटिस्टिक है ना सर, तो शनिवार को उसकी स्पेशल क्लास होती है। सर हम लोगों का रमेश से कोई लेना देना नहीं सर। वो दीदी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था, उसके बावजूद आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया सर। तो अब क्या मारूंगा सर उसको? हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं सर। लेकिन इस बार तो तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ है और तुम्हें तो उस पर पहले से ही शक था, तुम नहीं बताया था? हाँ लेकिन सर तब भी मैं पहले पुलिस के ही पास आता। कल दोपहर 12 से 1 के बीच में कहाँ थे? सर मैं सोनू और दीदी को लेके सोनू के स्कूल गया और उसके बाद बाहर वेट करता रहा, और जब 2 बजे उसकी क्लास छूटी तो। और तुम वहीं रुके रहे? हाँ सर मुझे तो आदत है। एक काम करो, रमेश की सारी डिटेल्स निकालो। जिस जेल में था जेलर से बात करो, पता करो जेल में किसी से दुश्मनी थी या नहीं। तक्ष, चारू और अशोक तीनों की मर्डर के समय मोबाइल फोन लोकेशन निकालो। ओके सर। ये भी हो सकता है कि इस रमेश ने ही लता का मर्डर किया। सर, अशोक गुप्ता के डिटेल्स। पद्मा गुप्ता, 2 शादियां, इंटरेस्टिंग। 2 शादियां करने के जुर्म में तो तुझे अंदर करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ और सवालों के जवाब चाहिए। जहां रमेश की डेड बॉडी मिली थी कल तू वहीं था, 12:15 बजे। नहीं सर, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे क्या पता आपको डेड बॉडी कहाँ मिली? मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। हमने तेरे मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की है। तू आर.के. सिंह नगर से 1 किलोमीटर आगे था। याद आया कुछ? सर जो पूछ रहा है ना चुपचाप जवाब दे, वरना हवालात में डाल के डंडे से सच उगलवाएंगे तुझसे। मुझे नहीं पता सर। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, अंदर करना होगा। चल 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 चल। नहीं, चल रुकिए, मैं बताता हूँ। वो अशोक, रमेश तू जेल से कब छूटा? छोड़ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देख, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं अपने लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बात करने आया हूँ, चारू के बारे में। देख, मुझे लेट हो रहा है और मुझे तेरे और चारू के बारे में कुछ नहीं सुनना। अरे वो मुझे भी धोखा दे रही है और तुझे भी धोखा दे रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। अरे उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, समझना। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, मैं निकल गया वहां से। उसने तुझे इतनी बड़ी बात बताई और तू बस निकल गया वहां? हाँ सर, अब उसकी बात का कौन भरोसा करता? क्या पता वो मेरे और चारू के रिश्ते को तोड़ने के लिए झूठ बोल रहा हो। और तुझे चारू पर कभी शक नहीं हुआ?
नहीं सर, क्योंकि रमेश शायद मेरी ही बात कर रहा था। सर, चारू और रमेश की शादी के पहले और बाद भी मैं और चारू बात तो करते ही थे कि मैं सर चारू से सालों से प्यार करता था। रमेश के बारे में मुझे बस इतना ही पता है। तूने और कुछ नहीं देखा था? नहीं सर, मैंने बताया ना, मुझे काफी लेट हो रहा था, मैं सच में आसपास किसी को नहीं देख पाया। तुम पे दोनों केसेस उलझ गए। रमेश के पास मोटिव था लता को मारने का। अगर इस एंगल को पकड़कर चला जाए तो फिर दक्ष और चारू दोनों के पास मोटिव था रमेश को मारने का, अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। फिर अशोक था। अशोक के बारे में कुछ भी साफ नहीं कह सकते। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर, हम जब अशोक के साथ बात कर रहे थे, उसकी बीवी को देखा था आपने? बहुत गुस्से में थी। बात करो उससे, पता करो कि ये गुस्सा सिर्फ पति की दूसरी बीवी के लिए था या कुछ और भी। ओके सर। हेलो, सर, दक्ष नहीं मिल रहा। कल रात से घर नहीं आया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। उसके फोन के सिग्नल को ट्रायंगुलेट करो, पता करो लास्ट लोकेशन क्या था। घर की तलाशी लो, देखो कुछ ऐसा मिलता है जिससे पता चले कि कहां गया होगा। फौरन। बेटा, सोनू नाम है ना तुम्हारा? ये दिखाओ, कौन है ये तुम हो? क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? सोनू, सोनू रुक जाओ, सोनू। बेटा। आखिरी बार दक्ष को कब देखा था? जी, कल। दीदी, मैं पूजा के लिए पंडित जी से बात करके आता हूँ, नहीं तो वो चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो जो मंदिर के बगल वाली जो दुकान है ना, वहां से सामग्री भी लेकर आना। पैसे है ना तुम्हारे पास? हाँ, पैसे। ठीक है, लेकिन वो नहीं लौटा। सब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले माँ, फिर रमेश और हो सकता है कि गुस्से में आकर उसने रमेश का मर्डर कर दिया हो और उसके बाद डर के मारे भाग गया हो। सर, वो अपनी बहन को, अपने भांजे को छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकता सर। जरूर कोई बात हुई है सर, प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज। आपको क्या लगता है सर? रमेश ने जेल से निकलते ही बदला लेने का मन बना लिया होगा। सबसे पहले लता को मारा, फिर या तो वो दक्ष तक पहुंच गया या दक्ष उस तक पहुंच गया। नतीजा रमेश की मौत। मुझे लगता है दक्ष पकड़े जाने के डर से भाग गया होगा। ऐसा कुछ हुआ होगा। एक काम करो, दक्ष से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों की, कहाँ गया, किससे मिला, कब मिला, सब कुछ निकालो जल्दी। तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है ना? पहले माँ के साथ जो कुछ भी हुआ और अब दक्ष गायब है और तुम अब भी वही हो ना? अरे बात को समझो जरा। देखो, पुलिस की नजर है मुझ पे, खासकर इन दो शादियों की वजह से। कैसे आओ मिलने? देखो, कुछ दिनों तक हमें दूर रहना पड़ेगा, जब तक कि ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? मना किया था ना तुझे? तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति को फोन करने की? शर्म नहीं आती तुझे? बार बार फोन करके हमें परेशान करती रहती है। अरे अपना रोना ना किसी और के सामने जाके रो। आखिरी बार बोल रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, तुझे बहुत पछताएगी तू। छोड़ूंगी नहीं तुझे और तेरे पागल बच्चे को, समझी? क्या है? मम्मा, 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 अकेले नहीं खेल सकते क्या? सुनो, सुनो, बेटा, मम्मा सॉरी। दक्ष के डिटेल्स जो आपने मंगवाए थे, पिछले 24 घंटों से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मार्केट या मंदिर एरिया के आसपास जहां भी वो जाने वाला था, हर जगह हमने पूछताछ कर लिया, किसी ने उसे नहीं देखा। ये दक्ष का बैंक स्टेटमेंट, ये देखो, उज्जैन के किसी रियल एस्टेट एजेंट को 2 लाख रुपए मिले।
इसके पास तो कभी पैसे नहीं होते थे, तो इतने कहां से आए? हाँ सर, एक 2 BHK बुक किया है दक्ष ने, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा है। उसने कहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही चाहिए। उसकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई मेंटल पेशेंट है। कब मिलने वाला है आपसे? इसका तो पता नहीं सर, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। सर फ्लैट, दक्ष ने तो इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। शायद माँ के साथ शिफ्ट होना चाहता था। फैमिली का मतलब तो माँ ही है ना। हाँ, हमेशा बोला तो करता था कि कहीं दूर शिफ्ट होना है उसे। दक्ष और माँ को हमेशा से ये लगता था कि उनकी वजह से मेरी टेंशन और बढ़ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि उसने फ्लैट बुक कर दिया है। लेकिन उसने तो ग्राउंड फ्लोर लेने पर जोर दिया था, कहा था कि तुम्हारे बेटे को प्रॉब्लम होगी। सर वो सोनू से बहुत प्यार करता है। उसने सोचा होगा शायद छुट्टियों में सोनू वहां जाएगा, और इसलिए शायद सर, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वो मुझे और सोनू को यूं बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। वो जानता है कि मैंने उसे कैसे बड़ा किया है, कितनी मेहनत की है मैंने। सर प्लीज दक्ष को ढूंढ निकालिए सर। माँ के जाने के बाद मेरा और सोनू का बस वही एक साथ है। अशोक तो बस नाम के है। प्लीज सर। सर आपको वाकई लगता है इसे कुछ नहीं पता इस बारे में? समझ नहीं आता दक्ष ने अपनी बहन से ये बात क्यों छुपाई, अजीब बात है। सर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जिस घर में दक्ष रह रहा था उसकी माँ के नाम पे है, लेकिन इंस्टॉलमेंट वगैरह सब चारू ने भरे, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ चारू थे। सर ऐसा भी हो सकता है कि चारू को इस फ्लैट के बारे में सब पता चल गया हो। उसे गुस्सा आया हो कि भाई दक्ष ने माँ के साथ मिलकर नए फ्लैट खरीदने के चक्कर में पुराने घर बेचना चाहा, जिसमें चारू ने अपने मेहनत के पैसे लगाए। उसे गुस्सा आया हो, उसने दक्ष को मार दिया। और सर ऐसा भी हो सकता है कि अशोक खुद इन्वॉल्व हो, दो घर एक साथ चला के वो शायद फ्रस्ट्रेट हो गया हो, तो चारू और अशोक दोनों ने मिलकर भाई दक्ष को मार दिया हो। या ये भी हो सकता है कि दक्ष खुद गायब हो गया और दोनों को या फिर किसी एक को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस के सामने संभावनाएं अनेक थीं, लेकिन सबूत एक भी नहीं। लता की रहस्यमय हत्या के बाद सबसे बड़ा संदिग्ध रमेश खुद मृत पाया गया था, और यहां दक्ष के मामले में ना तो कोई संदिग्ध था और ना ही कोई आरोपी। क्या ये सारी हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या जायदाद के लिए खुद चारू और अशोक ने दक्ष की जान ली थी? सबूतों के अभाव में अचानक एक ऐसी घटना घटी जो इस केस में एक नया मोड़ ले आई। सर ये मोबाइल, घड़ी, पर्स, ये दक्ष का ही है सर। एक बार बॉडी भी देख लो, शिनाख्त जरूरी है। चलो। अशोक मुझे नहीं देखना सर, मुझे नहीं देखना। ये अंगूठी, बटुआ, फोन, घड़ी कुछ नहीं देखना सर, ये मेरा भाई नहीं है। चारू ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं देखना। अगर तुम नहीं देखोगी तो उसे सही से कौन पहचानेगा? हाँ? चलो चलो, कुछ नहीं होगा। चलो। नहीं पहले दक्ष के नए घर के बारे में आपको पता है, और ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप अशोक पर भी शक करें। मैं अशोक को नहीं खोना चाहती थी सर। वैसे भी एक एक करके सबको तो खो चुकी हूँ मैं अशोक से बहुत प्यार करती हूँ सर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अशोक दक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या? उस दिन तू शक्ल देखी है इन्हें में, चूना लगा रहा है हमको, अपने ही घर वालों को। क्या गलत किया मैंने? मैं अपना घर खरीद नहीं सकता क्या? एक क्या तो 10 घर खरीद।
पैसे कहां से लाए? कहां से का क्या मतलब है? ये घर बेच के लाऊंगा और कहां से लाऊंगा? सुना तुमने? पाई पाई जोड़ के घर बनाया तुमने। ये महाश ऐसे ही मुफ्त में बेच के मुनाफा कमाएगा। अशोक, एक मिनट, एक बात तो कान खोल के सुन ले। ये घर मेरी बीवी का है, चारू का, और उसके बाद मेरा यानी कि उसके पति का। कैसा पति है? हाँ? अगर इतना ही दम है तो अपनी पहली बीवी को छोड़ गया ना? है दम? नहीं है ना? अशोक रखने दो। तू अगर अपनी 2 बीवियों का खर्चा उठा रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी तेरी शादी जो है ना वो गैर कानूनी है। बुज़दिल कहीं के। दक्ष बेटा, अशोक, पागल हो गए हो क्या? क्या सर, वो झूठ बोल रही है सर। मेरा मतलब है कहां सुनी हुई थी, सच है ये। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं दक्ष को समझा रहा था कि उसे अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। उसे गुस्सा आ गया और वो कुछ भी अनाप शनाप बकने लगा। हमेशा यही होता है सर। देख दक्ष, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, शांति से सोच। आखिर तुझे भी समझना चाहिए, चारू कब तक अकेले सब कुछ संभालेगी? हाँ, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। इतना ही तो खुद की लाइफ संभालना। मर मर के 2 बीवी के खर्चे उठा रहा है ना। दक्ष, कैसी बातें कर रहे हो? क्या गलत कह रहा हूं मां मैं? क्या गलत कह रहा हूं? अगर इतनी हिम्मत है तो अपनी पहली बीवी को छोड़ गया ना? नहीं कर सकता ना? है ये आदमी बुज़दिल कहीं का। अशोक, पागल हो गए हो क्या? ठीक तो है बेटा। झगड़े का कारण जो भी हो, नतीजा एक ही है कि तूने गुस्से के चलते दक्ष को मार दिया। इस झगड़े की वजह से सर ऐसे झगड़े उस घर में रोज होते हैं। इसके लिए मैं उसकी जान थोड़ी लूंगा। और रमेश, उसने तो चारू को धमकाया था, गुस्सा भी बहुत आया होगा तुझे, और रमेश को मार दिया। रमेश पागल आदमी था और इस धमकी के लिए मैं उसका खून थोड़ी करूंगा। वैसे भी उससे बड़ी वजह तो दक्ष और चारू के पास थी उसे मारने की। कौन सी वजह? वही जो तूने पहले बताई थी कि रमेश का मानना था कि चारू का किसी और के साथ संबंध है। हाँ, अरे उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, समझना। मैंने आप लोगों को पूरा सच नहीं बताया सर। उसने मुझे इसके अलावा और भी कुछ बताया था। अशोक, सोनू मेरा बेटा नहीं है। क्या? हाँ, यही मैं तुझे बताना चाह रहा था कि चारू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। मुझे तो बाद में पता चला, उसकी माँ और भाई को पहले ही पता था। ये लोग बदतमीज हैं और जलील हैं, इसलिए मैं ये शादी जो है ये तोड़नी चाह रहा था। क्योंकि जैसे मैं कुछ कहता तो सच बाहर आ जाता। इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जबरदस्ती अंदर करवा दिया। कहते हैं कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करता हूं। बुज़दिल था वो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। भगोड़ा। रमेश सोनू की जिम्मेदारी कभी निभाना ही नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कह रहा था वो। सोनू रमेश का ही बेटा है और किसका हो सकता है? आप ये सब छोड़कर दक्ष के साथ जिसने भी ये सब, मेरा मतलब है दक्ष को जिसने भी मारा है, आप उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। इन सब चीजों के बीच हम दोनों की जिंदगी तो जैसे रुक ही गई है। इसलिए प्लीज सर, आप जल्द से जल्द माँ के दक्ष के कातिल को ढूंढ निकालिए, प्लीज ढूंढ निकालिए प्लीज। सर, कोई तो पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं। देखा जाए तो एक ही पैटर्न है। लता के मर्डर का शक रमेश पर गया, रमेश की मौत हुई। रमेश के मर्डर का शक दक्ष पर गया, हमें दक्ष की डेड बॉडी मिली। उसकी जली हुई लाश का स्कल और चेहरे की हड्डियां काफी हद तक दुरुस्त पाई गई हैं। उन्हें भोपाल भेजने का इंतजाम करो। सर, भोपाल? सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की ब्रांच है वहां पर। एक्सपर्ट से उन हड्डियों के जरिए 3D फेशियल मैपिंग करवाओ और चेहरे का स्केच बनवाओ, फिर उसे दक्ष के चेहरे के साथ मैच करके देखते हैं। ओके सर। ठीक है सर, कंप्लीट हो गया सर। चलो। सर, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करता। इसका मतलब यह है कि वो बॉडी दक्ष की थी ही नहीं और दक्ष अभी तक जिंदा है। सर, ये कुछ दोस्त और पड़ोसियों के भी बयान मिले। उनके मुताबिक दक्ष पैसों को लेकर बहुत मायूस था। अपनी माँ के साथ उसकी अनबन भी चल रही थी। सर, ऐसा तो नहीं कि उसी के चलते उसने अपने माँ को मार दिया हो और अब नकली डेड बॉडी का नाटक करके अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। गुप्ता, अगर ये एंगल सही होता तो नकली डेड बॉडी हमें चारू के मर्डर के बाद ही मिलती, ताकि इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए और दक्ष भी बच जाए। राइट सर। क्या सोच रहे हैं सर?
सोच रहा हूँ कि कहीं चारू ही तो अपने भाई के साथ मिलकर ये सब नहीं कर रही। खैर चारू इन सब में इन्वॉल्व हो या ना हो, उसकी जान को शायद खतरा हो सकता है। ओके सर। क्या दक्ष जिंदा है? मैंने कहा था सोनू से कि दक्ष मामा जिंदा है, सबसे कहा था, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। इसका मतलब दक्ष ने खुद अपनी मौत का नाटक रचा। लेकिन क्यों? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और आपको भी थोड़ा सावधान रहना होगा। मुझे नहीं सर, मुझे थोड़ी। सर आप कह रहे हैं कि दक्ष ने ये सब किया, क्यों किया मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे और सोनू को नहीं सर, कभी नहीं सर। वो हम दोनों को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। भाई है मेरा, सोनू भांजा है उसका। सर आप नहीं जानते वो सोनू से कितना प्यार करता है। सर आप प्लीज उसे ढूंढ निकालिए बस। सर वो इंदौर में है या कहीं और? कुछ पता चला आपको? पता चल जाएगा बहुत जल्द। चारू को पूरा विश्वास था कि उसका अपना भाई दक्ष उसे और सोनू को कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने चारू की सुरक्षा के लिए उस पर नजर रखवाई। दूसरी तरफ लता और रमेश की हत्याओं से जुड़ी जांच जारी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। महीने बीत गए और मामला जैसे गतिहीन बनकर थम सा गया। और इधर चारू अशोक के प्यार और सहारे की उम्मीद में तरसती रही। वो अपनी जिंदगी के टुकड़ों को समेटना चाहती थी, उन्हें जोड़कर सुकून से जीना चाहती थी। चारू का सारा ध्यान अपने मानसिक रूप से विकलांग बेटे सोनू पर था। केस आखिर बंद होने की कगार पर पहुंच गया और तभी अचानक एक अनपेक्षित घटना घटी। हेलो। हाँ साहब, राधा नगर से बात कर रहा हूँ। जी साहब, हमारे पड़ोस के घर में झगड़ा चालू है साहब। 3-4 बार तो चीखने चिल्लाने की आवाज आई। ओके, हम आते हैं। आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने फोन किया था। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, झगड़ने की। मैंने एक बार पूछा भी तो 2 मिनट के लिए आवाज बंद हुआ, फिर तुरंत शुरू हो गए। किसी को जाते हुए देखा है, अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए? नहीं सर, किसी को नहीं। ये देखिए खून के धब्बे। चारू और बच्चा? सर ऊपर भी कोई नहीं है। सर अंदर भी कोई नहीं है। सर लगता है जबरदस्ती बाहर लेके गया होगा। एक काम करो, कंट्रोल रूम में रेडियो करो। एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी करो। आसपास के इलाके में सर्च टीम डिप्लॉय करो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सर मुझे तो कुछ नहीं पता। आपने कुछ देखा था? सर मैडम ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तो याद है आपको? कुछ दिन पहले अशोक जी आए थे और पीछे से उनकी वाइफ आ गई थी, और उस दिन उनकी वाइफ और चारू मैडम के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। उस दिन भी तुझे बोला था ना मेरे पति से दूर रह। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती तेरी? नहीं समझ में आती? क्यों ना करूं? करूंगी मैं। शादी हुई है इनसे, मेरी हक है मेरा, मेरी और मेरी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी है इन पे। अरे कौन सा बेटा, पता नहीं किसका पाप है और कौन है इसका बाप। उस दिन रमेश पर थोप दिया और आज इन पर। तू जैसी बाजारू औरतों को ना अच्छे से जानती हो। ए बाजारू किसको बोल रही है तू? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। आई तो इनके पास। हम लोग घर जाके बात। छोड़ इसे। सर हमारे पास टोटल 3 सस्पेक्ट। पहला अशोक, दूसरा अशोक की पहली पत्नी पद्मा, और तीसरा चारू का भाई दक्ष, जो अभी भी लापता। गुप्ता एक काम करो, यहां से बाहर आने जाने वाले सारे हाईवेज चेक करो। जहां जहां पर टोल नाका है सबका सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दक्ष यहां से निकला हो या वापस आया हो और किसी ने उसे देखा नहीं। और तब तक ये अशोक और पद्मा को पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं सच कह रहा हूं सर। देख, अगर पता चला ना कि तूने कुछ भी छुपाया है, घसीट कर उल्टा लटका कर उगलवाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। रमेश सही कह रहा था सर। अरे उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, समझ ना। चारू का कहीं और चक्कर चल रहा है सर। फिर यही बात थी तो हमसे छुपाई क्यों? क्योंकि सर तब तक भी मैं चारू के साथ ही रहना चाहता था सर। मैं 16 साल का था तब से उससे प्यार करता हूं। कभी सोचा नहीं था कि उससे शादी कर पाऊंगा। हमारी शादी को टूटते नहीं देखना चाहता था सर, लेकिन अब वो खुद ही चली गई। और उसके लिए भी लोग मुझे पे उंगली उठा रहे सर। मैं क्यों सबकी गालियां खाऊं सर? सभी को पता चले कि सच क्या है सर। कौन सा सच? सर हम दोनों में रोज झगड़े हुआ करते।
चारू कहती थी कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा, लेकिन सच तो यह है कि उसी के पास मेरे टाइम नहीं होता था। रोज उससे मिलने चली जाती थी यार के पास, बेचारे सोनू को अपनी माँ के पास छोड़ के, और सारे मजे करने के बाद जब वापस आती थी तो मुझे ही गालियां देती। सर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मेरा दिमाग घूम रहा था सर, मैं पागल हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सर ड्रामा क्यों कर रहा है? सच ये है कि बच्चा संभाला नहीं जा रहा था तुझसे, खासकर इसलिए क्योंकि वो तेरा बच्चा नहीं था, है ना? एक बात बता, तूने ही कहा था ना कि चारू से तेरे संबंध रमेश से शादी होने से पहले से थे, तो बच्चा तेरा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कभी उस हद तक गए नहीं सर। वो छूने ही कहा देती थी, ना शादी के पहले और ना शादी के बाद। अशोक झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा सर, आपको चाहिए तो वो टेस्ट करवा लो सर, डीएनए। अब डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है? हाँ, तब जब बच्चा गायब हो गया, बहुत शातिर है। कमीनी गायब होने के भी पीछा नहीं छोड़ रही। सर, आप हम पर क्यों शक कर रहे हैं? मेरे और मेरे पति का कुछ भी लेना देना नहीं उस गिरी हुई औरत से। सर, आप जानते नहीं हैं, वो बहुत चालाक औरत है। अरे जानबूझकर गायब हुई है ताकि मुझे और मेरे पति को फंसा सके। तो दरअसल बात यह है कि अशोक उससे और उस फालतू की शादी से छुटकारा पाना चाहता था, बस इसीलिए बदला ले रही है वो, क्योंकि अशोक उसके चंगुल से निकलकर मेरे पास वापस आ गया था। मेरे पास बच गई, वरना मेरे हाथ आती ना तो उसकी गर्दन पर उड़कर रख देती। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का लेना देना है चारू के गायब होने से। नहीं है सर, क्योंकि जब मैंने उसके घर के आसपास जाके पूछताछ की तो पता चला कि किसी ने भी वारदात वाले दिन उन दोनों को घर से निकलते हुए या घर को लौटते हुए नहीं देखा। मतलब वो दोनों घर पे ही थे। मतलब अब रह गया दक्ष, या तो उसी ने चारू को गायब किया है या फिर चारू से बचने के लिए कहीं चली गई है सारा नाटक रचा के। सर, टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज। कहाँ की फुटेज है? सर, जबलपुर हाईवे की। तो मतलब चारू दक्ष से बचने के लिए खुद कहीं भाग गई थी। एक काम करो, गाड़ी की नंबर प्लेट पर जूम करो, नंबर नोट करो और पता लगाओ। ओके सर। हाँ सर, इस औरत ने गाड़ी बुक तो की थी और एक लड़का भी था इसके साथ में। तुम्हें याद है कुछ सफर के दौरान क्या हो रहा था? सर कुछ खास नहीं, बस लड़का तो सोया हुआ था और ये औरत काफी प्रॉब्लम में लग रही थी, कुछ डरी हुई थी। कहाँ छोड़ा था? पूरा एड्रेस? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन इसने कहीं मेन रोड पे गाड़ी रुकवाई और फिर कहीं अंदर चली गई। कौन से एरिया में छोड़ा था? विजयनगर चौक, जबलपुर। विजयनगर चौक, जबलपुर। चारू, इसका बेटा ऑटिस्टिक, इलाज कराने के लिए किसी ना किसी क्लिनिक में तो जाती होगी। इस इलाके में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है, खासकर ऐसे जो कि चारू के बच्चों जैसे पेशेंट से डील करते हैं। हो जाएगा सर। गुड। लिस्ट आते ही उन सभी डॉक्टर से पूछताछ करो, और अगर किसी के क्लिनिक में सीसीटीवी है तो उसका फुटेज भी मंगवा लो। सर नेक्स्ट। बॉस, विंडो। बेटा क्या देख रहे हो? सोनू रमेश का ही बेटा है। सोनू मेरा बेटा नहीं है, चारू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। आपको चाहिए तो वो टेस्ट करवा लो सर, डीएनए। कौन है यार? सर आपका सामान। जाओ जाकर देख, जाओ ना, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, जाओ। 2 BHK
बुक किया है दक्ष जोशी, फैमिली के साथ शिफ्ट कर रहा है। माँ के साथ शिफ्ट होना चाहता था? फैमिली का मतलब तो माँ ही है ना। वो मुझे और सोनू को यूं बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। तो वो सोनू से बहुत प्यार करता है। दक्ष को ढूंढ निकालिए सर। बॉस, इस क्लिनिक की सारी डिटेल्स निकालो, पेशेंट का एड्रेस भी रजिस्टर्ड हो, शायद चारू का पता मिल जाए। सर, अरे मैंने कोई किराने का सामान नहीं मंगवाया यार। तू नहीं मारा ना रमेश को? हाँ सर, मैं नहीं मारा, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता था सर। जो मारना पड़ा क्योंकि उसने धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? यही कि वो चारू दीदी के किसी के साथ नाजायज संबंध होने की बात दुनिया को बता देगा, और अगर ये बात सामने आती तो किसी न किसी को पता चल ही जाता कि वो इंसान मैं ही हूं। और अगर ऐसा होता तो मैं और चारू दीदी अलग हो जाते, और ये मैं होने नहीं दे सकता था सर। हाँ, मैंने ही दक्ष की मदद की थी माँ को रास्ते से हटाने में। अरे घर बनाया मैंने, और हमें पैसे देने से इनकार कर रही थी। मेरी अपनी माँ धमकाने लगी थी, दुनिया को बताना चाहती थी हमारे रिश्ते के बारे में। यही कि तुम्हारे अपने सगे भाई के साथ संबंध थे। मैं और दक्ष एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमें यह सब दुनिया से छिपा कर करना पड़ता है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं है। अरे सगा भाई हुआ तो क्या हुआ, जितना प्यार उसने मुझे दिया है ना, मेरे किसी भी पति ने नहीं दिया आज तक। अरे वो तो अचानक मां ने उस दिन देख लिया, वरना सब कुछ ठीक होता। चारू कहाँ है? शायद ऊपर होगी। और तब मां को पता चला कि मेरा और दक्ष का रिश्ता सालों से चला आ रहा है। वो डर गई, चौंक गई। बहुत धक्का लगा था उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता था कि रमेश से शादी से पहले मेरा अशोक के साथ रिश्ता था, और ये बच्चा सोनू भी अशोक का ही है। लेकिन शादी के 7 महीने बाद ही सोनू पैदा हो गया, और तब से रमेश मुझ पर शक करने लगा। सोनू की दिमागी हालत को देखकर वो पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता था, और फिर धमकाने लगा, कहने लगा कि दुनिया को बता देगा कि मेरा किसी के साथ नाजायज संबंध है। इसलिए हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उससे जेल भिजवा दिया। और अशोक, उससे शादी क्यों की थी? अरे मैं नहीं करना चाहती थी अशोक से शादी। रमेश से तलाक के बाद मैं फिर दक्ष के पास चली गई। हमें खूब आजादी मिली, हमारा रिश्ता भी मजबूत होता चला जा रहा था। लेकिन फिर मां ने अचानक उस दिन देख लिया और जिद कर बैठी कि अशोक से शादी कर लो। घिन आती है मुझे जब भी वो मुझे छूने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं सिर्फ एक की हो सकती हूँ, और वो है दक्ष। मैंने आज तक सिर्फ चारू दीदी से प्यार किया है। उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मुझे दुनिया की हर चीज दी है, यहां तक कि खुद को भी। शायद कोई नहीं समझ सकता कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कोई समझ पाएगा भी नहीं। अपने ही सगे भाई से संबंध, और उसे छुपाने के लिए अपनी मां का कत्ल। शर्मानी चाहिए तुम्हें। आजकल की इस बेदिल बेरहम दोमुही दुनिया में परिवार और पारिवारिक रिश्तों का महत्व बढ़ गया है। इन्हीं से हम सच्चे प्यार और सहारे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन दक्ष और चारू का रिश्ता ना तो सभ्य था और ना ही स्वाभाविक। आखिर अब चारू और दक्ष को अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। लेकिन सजा सिर्फ उन्हें ही नहीं, बेचारे सोनू को भी मिलेगी, जो अब इस दुनिया में बेसहारा और यतीम बनकर रह गया है। प्रकृति के नियमों का पालन और आदर जरूरी है, क्योंकि जब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है तब अपराध पैदा होता है, और अन्याय होता है सोनू जैसे मासूमों के साथ। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। हमारी पुलिस दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए जुटी रहती है। मुश्किल हालात, खतरनाक अपराधी, जान पर जोखिम, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कितनी बार हम पुलिस कर्मियों को आम इंसान की तरह से देखते हैं। कितनी बार ये ख्याल आता है कि उनका घर परिवार कैसा होता होगा, उनके निजी और पारिवारिक जीवन पर उनके काम का कैसा और कितना असर पड़ेगा। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें एक प्रतिभाशाली पुलिस ऑफिसर को अपनी निष्ठा और अपनी प्रतिभा के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सर, अर्चना और मेरी बेटी अवनी कल रात से गायब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे तुम्हारी बीवी और बच्ची कल रात से गायब है तो एक कंप्लेंट तुमने रात को क्यों नहीं की? सर, वो कल रात जब मैं ड्यूटी खत्म करके 9:30 बजे घर पहुंचा तो खुद की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर गया, क्योंकि अनवी तक सो गई रहती है, इसलिए बेल नहीं बजाता। हर्षू भी हॉल में नहीं दिखी। मुझे लगा अनवी के साथ वो भी सो गई होगी। फिर किचन में गया खाना लेने, लेकिन अर्चना ने खाना नहीं बनाया था। तो मैं रूम में गया, लेकिन दोनों रूम में भी नहीं थे, स्ट्रॉलर भी नहीं था। मुझे लगा कहाँ गए होंगे इतनी रात में। फिर सोचा हर्षू शायद अवनी को नीचे कैंपस में घुमा रही होगी सुलाने के लिए। वो कभी कभी ऐसा करती थी। तो मैंने उसको फोन लगाया, पर उसका नंबर बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। तब मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा। फिर भी मुझे लगा कि आ जाएगी, वेट करता हूं, तो टीवी लगा के बैठ गया। फिर कब सो गया मालूम ही नहीं पड़ा। अचानक आंख खुली तो देखा 4 बज गए थे, पर दोनों तब भी वापस नहीं आए थे। तो फिर मैं बहुत डर गया और घर से भाग के निकला उनको ढूंढने। अर्चू, अर्चू, अभय, इतनी सुबह 4 बजे दरवाजा क्यों पीट रहे हो? श्वेता, अर्चना यहाँ आई क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। देख, झूठ मत बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आके देख लो। अबे अर्चू, अरे काय बाबा, अभी अरे झाला काय बाबा? अर्चू कहाँ है? अर्चना क्या नहीं आली? इधर नहीं आई तो कहाँ गई? इधर जाएगी म्हणजे? ये बाबा, तुम्ही काय बोलू नका, हातात सटकली आहे माझी। जा। पण अवनी कुठे आहे? अनिश, बच्चे को लेके भी कहाँ गई है? किधर है दोनों? अरे ऐक ना। अबे यादव, अर्चना की कॉल रिकॉर्ड से निकलवा फटाफट। लास्ट कॉल, लोकेशन, सब कुछ। ठीक है, एक मिनट। अबे, इस केस को हम लोग हैंडल करेंगे। इसमें तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व है, तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और वैसे भी ये प्रोटोकॉल है। सर, भाड़ में क्या प्रोटोकॉल? मेरी बीवी और बच्ची गायब है, उनकी जिंदगी का सवाल है। मैं शांत नहीं बैठ सकता। ठीक है, बट ऑफिशियली नहीं। इस केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राघव होगा। सर, मैं कैसे? मैं तो अभय का जूनियर हूं, तो इस केस को मैं कैसे? राघव, क्या फर्क पड़ता है इन्वेस्टिगेशन कोई भी हेड करे? मुझे सिर्फ अवनी और अर्चना को ढूंढना है। सर, मैं कांस्टेबल को लेकर घर जा रहा हूँ, वहां पे छानबीन करने। ठीक है, तुम दोनों तो एक ही बैच के हो ना? हाँ सर, हम दोनों एक ही बैच के हैं, लेकिन अभय का रिकॉर्ड मुझसे बहुत बढ़िया है। 90% केसेस तो उसने ही क्लोज किए हैं। और सर, वैसे भी 2 हफ्ते में उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो मेरा सीनियर हो जाएगा। तो सर, मैं कैसे इस केस को लीड कर सकता हूँ? लेकिन राघव, रूल यही है। सर देखिए ना, 2 दिन पहले ही उसके घर पे गेट टुगेदर की पार्टी थी। हम सब थे वहां पर। सब कोई कितना खुश था। आज अचानक से उसकी बीवी और बच्ची गायब है। यकीन ही नहीं होता सर। ए वैभव, कैसा है तुम्ही? क्या हुआ? अर्चना कल से गायब है, आपने देखा था उसे? अरे वहीनी कल तो शाम को आई थी, बच्चे का डायपर वगैरह लेकर गई। ये लीजिए। अरे मितेश दा, ये वाला नहीं, वो सॉफ्ट वाला दो ना, ये अवनी को चुपता है। ये लीजिए। चले बाबू अवनी। तो फिर कहाँ गई होगी इसके बाद? हम लोग घर जाके दूध पियेंगे। तुम यहाँ? अभय, 2 मिनट बैठ के सांस तो लो। हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे। नहीं बैठ सकता मैं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अंदर से लग रहा है। क्या गड़बड़ है? साहब,
हमारी बच्ची के बारे में पता चला? देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी पुलिस टीम लगी हुई, जल्दी पता चल जाएगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये मेरी बच्ची को इतना तंग करता था कि वो परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई। बार बार आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ है। अबे हाथ दुख रहा है मेरा। चल क्या रे कि तू छोटी छोटी बात पे अपना घर छोड़ के मायके क्यों बैठ जाती है? हाँ चल चल। मैं नहीं आ रही। अरे अबे, जबरदस्ती करने से झगड़ा खत्म नहीं होगा। थोड़ा बैठ के ठंडे दिमाग से बात। ये बाबा तुम बीच में मत बोलो कि हमारे बीच की बात है, समझा? चल हाथ छोड़ मेरा। जब तक तू नहीं बदलेगा मैं नहीं आएगी तेरे साथ। क्या बदलना है? हाँ मैं वही हूं जिससे तूने शादी की थी, कुछ नहीं बदला हूं। तू भी जानता है मैं किस बारे में बात कर रही है। देखिए जो होना था वो हो गया, अब झगड़ा करने से क्या फायदा? हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अर्चना और उसकी बच्ची को ढूंढा जाए। हम लोग लगे हुए हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जाइए। और अबे तुम अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। सर अर्चना के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर अर्चना के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन गणेश नगर की थी। एक नंबर से अर्चना को काफी कॉल्स आते थे और वो नंबर किसी विनोद कुडक्कर के नाम का है। ये देखिए। विनोद? सर ये तो उसके कॉलेज का फ्रेंड था। और सर कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि इस विनोद का एड्रेस भी गणेश नगर में ही है और पिछले कुछ दिनों में अर्चना ने भी इसे काफी कॉल्स किए थे। सर दोनों साथ में पढ़ते थे और अभी इंटरनेट पे कुछ दिन पहले टच में आए थे, इतना पता था मुझे, पर ये नहीं पता था कि वो उससे मिलने जा रही थी। अबे राघव, तुम दोनों विनोद की जन्मपत्री निकालो। ठीक है सर। यस साला। वॉचमैन से बात करते हैं। विनोद कुडक्कर को जानता है? हाँ साहब। कहाँ है वो? साहब कल शाम को वो बाहर गए। कैसे गया? टैक्सी, ऑटो या खुद की गाड़ी थी? साहब उतना ध्यान नहीं मुझे। ध्यान नहीं मतलब? जाते हुए देखा पर ये नहीं देखा कैसे गया? नहीं साहब। अंधा है क्या? अबे आराम से, आराम से। अच्छा सुनो, जैसे ही विनोद आता है हमें इत्तला करो, ठीक है? जी साहब। चलो। पहले अर्चना फिर मीनाक्षी, क्या कोई खतरनाक और सरफिरा मुजरिम चुन चुनकर ऐसी औरतों को अपना निशाना बना रहा था जिनके छोटे बच्चे थे, या फिर यह महज एक इत्तेफाक था? ये मुजरिम कितना बर्बर था और किस हद तक जा सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई थी उससे पुलिस के दिमाग में एक सवाल उठा था कि सब इंस्पेक्टर अभय की पत्नी अर्चना के दोस्त विनोद का इस सबसे क्या लेना देना था, और अवनी पर मंडराते खौफ के बादल भी क्या इसी कहानी का एक भयानक हिस्सा है? आखिर अवनी है कहां? सर विनोद के ऑफिस से पता चला है कि वो 2 दिन से छुट्टी पे है और उसका फोन भी बंद है सर। हेलो, क्या? ठीक है रखो। क्या बात है? किसका फोन था? कुछ नहीं सर, वो एक पर्सनल कॉल था। विनोद के फोन रिकॉर्ड्स का डिटेल निकालो। ठीक है सर। सर तो मुझे कंप्लेंट लिखानी है। मेरा नाम मीनाक्षी है। तो मेरे ऊपर एक औरत ने अटैक किया है आर्य रोड मार्केट के पास। देखिए हम लोग कुछ करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। कोई नया डेवलपमेंट राघव? सर मैंने मोबाइल कंपनी से अर्चना के कॉल रिकॉर्ड से विनोद के हर उस लोकेशन की डिटेल मांगी थी जहां जहां से उसने अर्चना को कॉल किया था, लेकिन वहां से कुछ और ही पता चला है सर। क्या? पिछले महीने अभय ने भी उनसे सेम इन्फॉर्मेशन ली थी। तो मतलब अभय अच्छी तरह से जानता था कि अर्चना और विनोद एक दूसरे के साथ फोन पे रेगुलरली टच में? यस सर, उसने हमसे झूठ बोला था। और सर मेरी अभय की पड़ोसी श्वेता से भी बात हुई है, वो अर्चना की बेस्ट फ्रेंड भी है। इन सबको लेकर उसके पास एक खास इन्फॉर्मेशन है सर। मीनाक्षी ने बताया था अटैकर हमला करने के बाद उस तरफ भागा था। चलो।
सर, अर्चना और अभय के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हरदम काम का टेंशन, वो हरदम झगड़ा करता रहता था और बीवी बच्चों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। खाली पीली उस पर शक करता था कि उसका विनोद के साथ चक्कर चल रहा है। अर्चना बेचारी बहुत परेशान रहती थी। बहनी, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? वो घर में वो जल गया। हाँ ये फॉर्मल क्यों हो रही है दीदी? और सुना, बाकी सब ठीक है। ठीक है मतलब क्या बात है? बता अर्चना, दिखा ये क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्चना यहाँ देख, बता क्या बात है? मेरे को ये शादी बिल्कुल नहीं जम रहा है। मन करता है कहीं भाग जाऊं। तुम बताओ बहनी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरा पति रहता बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती? नहीं अर्चना, ऐसा मत कर। सर, अभय आपके साथ काम करता है तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि उसका गुस्सा कैसा है। उसकी तो कभी भी सड़क जाती है। तू यहाँ मेरे खिलाफ मेरे पुलिस स्टेशन में ही उल्टा सीधा बोल रही है? छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझी? यहाँ मेरी बीवी बच्चे गायब है तो तू मेरी नाम का भी फाड़ रही है। अबे कंट्रोल करो खुद पर। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी नहीं जानते कि औरत से कैसे बात किया जाता है? देख रानी, अगर तूने मेरी और अर्चू के बीच और आग लगाई ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी खोपड़ी सटक जाएगी तो बहुत पछताएगी। संभाल के अबे, तुम खुलेआम एक गवाह को थ्रेटन कर रहे हो। अभी और इसी वक्त इस केस के इन्वेस्टिगेशन से तुम निकाल दिए जाते हो। अब आप जा सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि ये श्वेता सच कह रही है। हो सकता है कि अर्चना सच में अभय से बहुत दुखी हो, इसीलिए विनोद के साथ भाग गई हो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय ने ही अपनी बीवी और बच्ची का मर्डर? अभय जिसकी पत्नी और बच्ची लापता थे, फरियादी भी था और अभियुक्त भी। पुलिस को अपने ही साथी के खिलाफ केस बनाना था, उसे रंगे हाथों पकड़ना था, क्योंकि अब तक जितने भी सबूत और गवाह सामने आए थे वो अभय की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस हर कदम पर यह सवाल कर रही थी कि क्या अभय अपनी ही पत्नी और छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है। अर्चना और उसकी बेटी अवनी की गुमशुदगी अब तक पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी। विद्या, इस बच्ची का ख्याल रखना जब तक हम इसके बारे में पता करते। ये लॉकेट, पाटिल और सर, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते से जितने भी बच्चों के मिसिंग कंप्लेंट्स हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। सर, ये टोटल 12 केसेस हैं जो बच्चे के डिस्क्रिप्शन से मैच होते हैं। ये तो सेम लॉकेट है, यही बच्ची है, शिवाजी नगर से मिसिंग है। ठीक है राघव, ये विनोद के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? नहीं सर, लगता है कि विनोद अंडरग्राउंड हो गया है और उसका तो सर, मैं कल के अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूं। मुझे इस केस से मत निकालिए। अर्चना की जिंदगी का सवाल है। नहीं, मैं इस केस में तुम्हें दोबारा नहीं कर सकता। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कल का तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही शर्मनाक था। तुमने झूठी स्टेटमेंट दी कि तुम्हें अर्चना और विनोद के कॉल डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। झूठ क्यों बोला? सर, अर्चना कुछ टाइम से परेशान लग रही थी पर मुझे नहीं बता रही थी, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैंने वो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैं मजबूर हूं। अब जब तक ये केस ऑन है तुम लीव पर रहोगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ग्रेट, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, अभय, कैलाश नगर पुलिस स्टेशन से फोन था, तुम्हारी बच्ची अवनी मिल गई है। कहाँ मिली? एक औरत के पास से। मुझे अभी मिलना है उससे। अभय, बच्ची इतने दिन बाद मिली क्या? तुम बच्ची का ख्याल रखो। यार मुझे एक बार तो मिले दे यार राघव, मुझे जानना है कि
अबे अपनी प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। भरत, लेट्स गो। मैं तो पूजा को पाल रही थी, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। मैं उसकी माँ जैसी हूँ ना। लेकिन वो तुम्हारी बच्ची तो नहीं है ना, उसके माँ बाप कोई और है, तुम नहीं हो। मेरी सोनू, मेरी बेबी, बाबा ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना तुम्हारा। पर तेरी आई किधर है? क्या हुआ उसको? मेरी भी बच्ची थी, भैया उसे भगवान नहीं गया। तुम्हें वो बच्ची कहाँ मिली? कचरे के डिब्बे में वो आदमी ने देखा था। कौन था वो आदमी? चेहरा देखा उसका? अंधेरा था, नहीं पाया रहा। उसके हाथ में ना कुछ तो था, उसने ना उसको मारा। वो ना पहचानती थी। हाँ हाँ ना, उसने कुछ तो चिल्लाया। क्या चिल्लाया उसने? मैं अपनी ही बच्ची को कचरे के डिब्बे में कैसे डाल सकता हूँ? तो फिर जब अर्चना पर हमला हुआ तो उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? उसकी आदत थी। काय झाला? वो घबराहट में मेरा ही नाम चिल्लाती थी, चाहे मैं घर पर हूं या ना हूं। इट वॉज जस्ट एन इम्पल्सिव रिएक्शन सर। अबे तुम एक सस्पेक्ट हो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, अपना आईडी और सर्विस वेपन सरेंडर करो। सर, मेरी बीवी मिसिंग है। मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता, चाहे वर्दी हो या ना हो। अपना सर्विस वेपन सरेंडर करो एंड गेट अप। हम सालों से जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, कितना जानते हैं उन्हें। अभी अभय के केस को लो, कितना ब्रिलियंट ऑफिसर है। कौन कह सकता अपनी वाइफ पर उसने अटैक किया होगा? नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकता कि अभय ऐसा कुछ कर सकता है। एक काम करो सर, अभय पर 24 घंटे नजर रखो। ठीक है सर। मम्मी अपनी को लेने आया हूँ, अब उसका ख्याल हम रखेंगे। अब तो आई नहीं रहती थी। आई नहीं तर बात रहा है, उसका बाप जिंदा है अभी। अवनी को कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। अबे राव, राग धरू नका, हम इसको छीन कर नहीं लेकर जा रहे। आपको क्या पता बच्चों का, अब तक तो उसकी आई करते आई है ना। आपने तो 15 मिनट भी नहीं गुजारे होंगे उसके साथ। आपकी बच्ची तो आपको पहचानती भी नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। अपनी के साथ ये चांस नहीं ले सकते अब हम। हट जाओ बाबा। अपनी को मैं लेकर जाऊंगा। मैंने बोला ना अपने को हाथ मत लगाना। इस बार तुम पर सीनियर सिटीजन पर असॉल्ट का केस है। तुमने एक सीनियर सिटीजन पर हाथ उठाया है, इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। ये सब इंस्पेक्टर अभय के बेल पे पर है, क्या मैं उनको ले जा सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू सर। राघव सर, अभय पे कड़ी नजर रखो। वो बेल पे छूट चुका है, कुछ भी कर सकता है। मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। हमने अभय पे पिछले 48 घंटे से नजर रखी हुई है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कोई खास नहीं है सर। रोजमर्रा के सामान लेने के लिए वो घर से बाहर निकलता है। लेकिन राघव ये मत भूलो कि वो भी एक पुलिस वाला है। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम कैसे सोचते हैं। कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं करेगा ताकि उस पर से हमारी नजर हट जाए, लेकिन हमें पूरे टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है सर। हेलो सर, पिछले 2 दिनों से लगातार एक बाइकर अभय के घर के सामने दिख रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है और अभी निकल भी रहा है सर। तो पीछा करो उसका। ठीक है सर। ओके, और जल्दी इसका नंबर नोट डाउन करो। सर
MS02PF758 सर फास्ट सर जिस बाइक को हम फॉलो कर रहे थे उसका पता चल गया है। दरअसल वो विनोद के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे विनोद का ही हाथ हो? लेकिन विनोद क्यों अर्चना को नुकसान पहुंचाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद अभय को नुकसान पहुंचाने की मौके की तलाश में हो? उसे फौरन ढूंढ के निकालो, लेकिन अभय को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इस विनोद को अभी तक पकड़ तो नहीं पाया हूं, लेकिन इतना तो तय है कि वो इसी शहर में है। हेलो, ठीक है सर, कंट्रोल रूम से फोन था। विनोद ने अभी अभी अपना एटीएम कार्ड यूज किया है भवानी नगर मार्केट में। गाड़ी घुमाओ। सुनो। हाँ साहब। फोटो दिखाओ। ये आदमी कुछ देर पहले आया था क्या यहाँ पे? हाँ साहब, ये आदमी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। ठीक। विजय, इस एरिया में जितने भी पीसीआर हैं सबको अलर्ट कर दो। किसी को भी विनोद की बाइक दिखे वो तुरंत हमें लोकेशन भेजे। सर भवानी नगर के पास गांव देवी मंदिर के नजदीक वो बाइक पार्क्ड है। हम बाइक के पास हैं। घर आओ। चल। कौन हो तुम लोग? बताते हैं कौन है। चल। तो पुलिस को देखकर भागा क्यों? सर मुझे थोड़ी पता था कि ये भाव पुलिस में। मुझे लगा उस अभय ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे, इसलिए भागा था सर। तो चुपके क्यों बैठा था? सर वही सर, अभय एकदम येड़ा है वो। जी हाँ सर, मेरी अर्चना से बात होती थी, हर रोज होती थी। वो काफी डरी हुई थी सर। काजल अर्जुन, हाँ तुमने घबराई हुई क्यों? विनोद, उसको हम दोनों पे शक हो गया है। वो पागल है, वो हम दोनों को मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? हाँ मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। कैसा शक? सर मैं और अर्चना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, और उसे डर था कि अभय अपने पागलपन के चक्कर में कुछ करना बैठे, इसलिए मैं अपने घर से जाकर उस चौड़ में छिप गया सर। सर इसे मुझे पहले भी जान से मारने की कोशिश की सर। आई शपथ, आई शपथ। है क्या? कान खोलकर सुन, अगली बार बोलूंगा नहीं, हड्डी तोड़ूंगा। दूर रहना मेरी बीवी से, समझा? ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ वार्निंग दी थी। अभय, बाहर जाकर बैठो, वरना इन्वेस्टिगेशन को रोकने के चार्जेस में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। जाओ। देखा ना सर, इसकी खोपड़ी हमेशा सटकी रहती है। और तो दूध का दूल्हा। बैठ। थैंक यू सर। अच्छा तू ये बता, अभय का पीछा क्यों कर रहा था? सर मुझे लगा उसने अर्चना को कुछ कर दिया है। मैं सिर्फ इतना ही पता करना चाहता था कि आखिर मेरी अर्चना है कहाँ। अच्छा, तो तू हीरो बन के खुद ही निकला था अर्चना को ढूंढने? और क्या करता सब मैं? तुझे अगर अर्चना की इतनी फिक्र थी तो तूने हमारे पास आकर उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर अगर मैं कंप्लेंट करता थी तो क्या आप लोग मेरी बात मान लेते? आप सब लोग वर्दी वाले हैं, आप तो उसी की साइड देंगे ना सर? तेरे पास तो हर बात का जवाब है। अच्छा ये बता, 5 अगस्त को कहाँ था? 6 से 10 बजे के बीच में। 5 अगस्त मैं शायद बीच पर था। हाँ सर, मैं बीच पर था, कंफर्म। अकेला बैठकर दारू पी रहा था। उस दिन मुझे अर्चना की बहुत याद आ रही थी और वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, तो मैं दारू लेकर बीच पर चला गया। ठीक है, अभी तो तू जा सकता है, लेकिन शहर छोड़कर बाहर जाने की कोशिश मत करना। जी सर। थैंक यू सर। राघव सर, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। इसके बीच पे जाने वाली बात को वेरीफाई करो। ठीक है सर।
कैसा लग रहा है सस्पेंड होकर? अब कैसे दिखाएगा अपनी वर्दी का तो? ना ना, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब तेरे पास कोई वर्दी नहीं बची है खुद को बचाने के लिए, समझा? वैसे मैं सब सुना तेरे बारे में, अच्छा हुआ तेरे साथ। सर वहां से पता चला है कि विनोद सच बोल रहा था, क्योंकि वहां के लोगों ने उसे बीच पे जाते देखा है। वो बीच पर और कितनी देर रुका, ये तुमने पूछा नहीं? सर विनोद और अर्चना के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। विनोद के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से, और मैंने उनके दोस्तों से बातचीत की है। उनके दोस्तों ने बताया कि कॉलेज के समय से ही विनोद अर्चना को लाइक करता था, लेकिन अर्चना ने अभय को चूज किया। और एक बात पता चली है सर, 2 महीने पहले ही विनोद की सगाई हुई थी किसी अर्पिता नाम की लड़की से। एंगेजमेंट तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। 6 महीने बाद शादी की डेट की बात चल रही थी कि अचानक, अरे मुझे मेरा पहला प्यार वापस मिल गया है। ऐसे में तुमसे शादी करना गलत होगा ना? होगा या नहीं? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, वो शादीशुदा है पर वो खुश नहीं है और बहुत जल्द अपने पति को छोड़ने वाली है। वो बिल्कुल पागल था उस औरत के लिए। का नाम बताया? नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। राघव सर, इस लड़की की बातों से लग रहा है कि वो लड़की अर्चना ही है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभय सच कह रहा है। हो सकता है कि अर्चना ने विनोद को मना कर दिया होगा, इसीलिए विनोद ने उससे बदला लिया होगा। प्यार में हार बर्दाश्त नहीं हुई होगी उससे। और सर ये बहुत ही स्ट्रांग मोटिव है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। मैं और कितना चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करता सर। मेरी बीवी है वो मुझे उसके रेप वीडियोस भेज रहा था, सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं उसे बचा नहीं सकता। उसे तो मैं जिंदा दफनाऊंगा। अबे मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हमारे पास विनोद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो चिल्ला रही थी, मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे। विनोद ने तुम्हारे खिलाफ असॉल्ट का केस दर्ज करवाया, अरेस्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो हमने अभय को अरेस्ट कर लिया है, वो भी तुम्हारे चार्ज पे। क्या हुआ उससे? वो फिर बिल पर छूट जाएगा और आकर मुझे जान से मार देगा। आप लोग बस पंचनामा बनाते रहना। नहीं सर नहीं, अभी मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, वरना मैं अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर केस करेंगे। सर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारा मोबाइल चाहिए, चेक करना है। वाह सर वाह, इधर मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप लोग मेरे को ही क्रिमिनल के जैसा ट्रीट कर रहा है। आपको मेरा फोन चाहिए ना सर? मैं देगा आपको अपना फोन, पर पहले मजिस्ट्रेट साहब का वारंट लेकर आइए। अच्छा, मजिस्ट्रेट का वारंट देकर देगा फोन? हाँ, ऐसा क्या छिपा रहा है? अबे तुम्हारा फोन चाहिए, कौन से को बेचना है? मैं नहीं दे सकता, उसमें मेरी बीवी का वो वीडियो है। बात को समझो अबे, ये वीडियो ही हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है जिसे आईटी को दिखाकर मैसेज को ट्रेस किया जा सकता है कि कहां से आया है। सर अभय को जो वीडियो मिली है उससे ये बात तो कंफर्म है कि अर्चना अभी तक जिंदा है, लेकिन है कहां? उस विनोद पर कड़ी निगरानी रखो। अगर विनोद इन सबके पीछे है, उसके सहारे हम अर्चना तक पहुंच सकते हैं। इस रेपिस्ट की तस्वीर मुंबई के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो और हमारे रिकॉर्ड में सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट भी चेक करो। सर मैं अभय की बेल कराने आया। अभय पर यह असॉल्ट का दूसरा मामला है, हम उसे इस तरह रिलीज नहीं कर सकते। सर उसे कस्टडी में रखने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये रहे उनके साइन किए हुए ऑर्डर उनकी रिलीज के लिए। थैंक यू। और एक बात सर, हाँ, अर्चना का रेप वीडियो इंटरनेट से भेजा गया था, वर्चुअल सर्वर से। इसका मतलब कि सेंडर ने अपना आईपी एड्रेस मास्क करके रखा था। आईटी टीम को थोड़ा वक्त लगेगा उसको ट्रेस करने में। ये विनोद आईटी बैकग्राउंड से है ना? यस सर। ये काम वो आसानी से कर सकता है। लेकिन सर वो तो 24 घंटे हमारी नजर में है। तुम एक काम करो, वीडियो में जो रेपिस्ट है उस पर फोकस करो। अर्चना को किडनैप करने से पहले किडनैपर ने उस पर नजर रखी होगी, हो सकता है शायद उसे किसी ने देखा हो। ठीक है सर। उस रेपिस्ट के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला और विनोद को फॉलो करने से भी हमें कोई लीड नहीं मिल रही है सर। राघव, केस कितना भी पेचीदा क्यों ना हो,
सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। इंस्पेक्टर, विनोद की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। लोअर बॉडी पूरी जल गई है, काफी चोट आई है, पर वो बच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। सर, विनोद की बाइक में जो बम लगा था वो लोकली मेड एक्सप्लोजिव था और उसकी इंटेंसिटी भी कम थी, इसलिए विनोद बच भी गया। और सर, एक गवाह है जिसने बम लगाने वाले को देखा है। दूसरी बार तुम बिल से छुटकर आए हो, लेकिन इस बार बच नहीं सकते। एक आई विटनेस है जिसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। ये बहुत ही बड़ा संगीन मामला है। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि वो कमीना बच गया। आपको पता है, पिछले 4 दिन में मुझे अर्चना के रेप के 4 वीडियोस और आए। 4 वीडियो? 4 वीडियो कब आए? तुमने तो हमें एक ही के बारे में बताया था। 3 और आए, अलग अलग लोगों के साथ। आधा से मेरे लिए उसके बाद अगले दिन मुझे करीब उसी टाइम पर एक और वीडियो आया जिसमें वो तीसरा रेपिस्ट था। तुमने हमें तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ऐसा काम क्यों किया कि जिससे तुम्हारा करियर खराब हो गया? अब तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। अभय के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था, लेकिन अभय के प्रतिशोध की चाह ने, या फिर यूं कहें अपनी पत्नी को ढूंढ निकालने के जुनून ने उसे अपराधी बना दिया था। क्या अभय विनोद के बुने हुए जाल में फंस रहा था, या फिर कोई और उसे इस राह पर जाने के लिए मजबूर कर रहा था, या फिर आक्रोश में उठाया गया उसका कदम अपने परिवार की जिम्मेदारी ना निभा सकने का उसका अपना अपराध बोध था? सर, जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया है वो ट्रेस हो गया। हेलो सर, जिस नंबर से वीडियो भेजा गया था उसका पता चल गया है। वो नंबर अभय के ही नाम से रजिस्टर्ड है और सर उसकी लास्ट लोकेशन इसी पुलिस स्टेशन की थी। मुझे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरी अर्चना वापस चाहिए। मेरे सर पे खून सवार है, और हाँ, ना ही मैंने कोई नंबर लिया था और ना ही मैंने अर्चना के साथ कुछ किया है। उसने मुझे फंसाया है। विनोद के घर, ऑफिस, सब जगह अच्छी तरह से छान लिया। उसके सारे बयान को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया, लेकिन हमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सर, जिस मोबाइल से वीडियो अपलोड किया गया है उस मेटाडेटा के हिसाब से 5 अगस्त को वो मोबाइल फोन 7 घंटे के लिए 4 को गांव में देखा गया है। ठीक उसी समय सर अर्चना किडनैप हुई थी और उसका पहला रेप वीडियो भी बनाया गया था। शायद हो सकता है सर वो अभी भी वही हो। अर्चना को यहीं पे रखा गया था, लेकिन अभी वो यहाँ है नहीं। हो सकता है उसे या तो कहीं और लेके गए या फिर उसे मार डाला है। सर, अर्चना को जिस स्टोर रूम में रखा गया था दरअसल वो फैमिली डिस्प्यूट में बंद थी कोर्ट के ऑर्डर से, और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है सर। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती थी, लेकिन ऐसा कौन है अभय का दुश्मन जो इस हद तक जा सकते हैं? सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने इस केस को पूरी गहराई से देखा ही ना हो। सकता है कि अभय का कोई पुराना दुश्मन है, क्योंकि सर अभय होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर है। उसने कई मर्डर्स और रेपिस्ट को अंदर किया था। कुछ तो बेल पे छूट गए और कुछ बेल पे बाहर लिया। एक काम करो, कांस्टेबल से बोलकर उन लोगों की लिस्ट बनवाओ जिनको अभय ने सजा दिलवाई थी। देखो अगर किसी को शक हो तो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? इसका चेहरा तो अर्चना से मैच करता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। शिनाख्त के लिए अभय को बुलाते हैं।
सॉरी अर्जू, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। तुम चिल्लाती रही और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अर्चना की मौत 1 हफ्ते पहले ही हुई थी, 6 अगस्त की सुबह। मतलब तो सारे रेप वीडियोस एक ही दिन शूट किए गए थे और रेप करके अर्चना को मार दिया गया। अच्छा, अभय ने जिन लोगों को पुराने केस में अंदर किया, उनमें से किसी का नाम भरा है? नहीं सर, अभय ने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया था उनमें से टोटल 8 लोग ऐसे थे जो बेल पे छूट गए थे। मैंने सबके एलिबाई चेक किए हैं सर, उनमें से कोई भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। नहीं राघव, ये जो कोई भी अभय का दुश्मन है वो उससे पर्सनल चीज का बदला ले। अभय, क्या कर रहा है ये? छोड़ो। सर आपकी बात सही निकली। उन रेपिस्टों की फोटो को आइडेंटिफाई कर लिया गया। सर उनके खिलाफ छपरा और रांची के पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज है। सर उनको अरेस्ट करके ला रहे हैं। अबे बेटा, जो भी अर्चना के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। अबे, वो 5 रेपिस्ट पकड़े गए और इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। तूने जिन क्रिमिनल्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने के बहाने अर्चना का रेप करवाया, उन लोगों ने कबूल कर लिया है कि मास्टरमाइंड तू ही था। क्यों राघव, क्यों तूने एक घिनौना काम किया? अबे तो तेरा बैचमेट था, तेरा दोस्त था, फिर भी वो मेरा कोई दोस्त नहीं था। हम दोनों सिर्फ बैचमेट थे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में। साला मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। सारे प्रमोशंस, जॉब में क्रेडिट सब उसको मिलती थी। यहां तक कि आप भी सारे केसेस उसी को देते थे हैंडल करने के लिए। मैं उसकी हर चीज चाहता था, जो भी उसकी लाइफ में सब मुझे चाहिए था। मैंने कोशिश भी की थी गेट टुगेदर पार्टी में। एक्सक्यूज मी, भाभी, आई नो कि आप सैड हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभय को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुमको कभी खुश नहीं रख पाएगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी सैडनेस की? तो अभय को कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे अजीब तरह से घूरते हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझे अभय से बोलना पड़ेगा। बाहर नाश्ता रखा है, खाओ और निकलो। उस दिन पार्टी में बेइज्जत होने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि अर्चना को सबक सिखा के रहूंगा। 5 तारीख की शाम को मैंने अर्चना को किडनैप कर लिया। घर जाके दूध पियेंगे। जो इंसान दूसरे की तरह बनना चाहता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। राघव की ईर्ष्या ने अभय की जिंदगी तबाह कर दी, सिर्फ इसलिए कि अभय राघव से ज्यादा प्रतिभाशाली था, ज्यादा सफल था। ये कहानी हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या हम किसी भी कीमत पर सफलता पाना चाहते हैं? अपनी प्रतिभा, अपने हुनर पर कामयाब होने का हक सबको है। ये वो कसौटी है जहां आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको दूसरों से अलग करती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।